सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं। और इसमें 2 क्लासें हम पढ़ चुके हैं। 2 क्लासों में हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है। साथ ही साथ गोलीय दर्पण हमने पढ़े, गोलीय दर्पणों के प्रकार पढ़े कि भाई 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। इनकी हमने परिभाषाएं देखी और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित प्रमुख हमने शब्द देखे थे। वक्रता त्रिज्या है, फोकस बिंदु है, फोकस दूरी है, द्वारक है, ध्रुव है ना। 7 प्रमुख शब्दों के बारे में पिछली क्लास में हमने देखा था। यदि वो क्लास आपने नहीं देखी है तो क्लास नंबर 2 है ना, क्लास 9th चैप्टर की है ना, क्लास नंबर 2 आप जरूर देखें, उसमें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आज अपन जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। और आज की हमारी ये 3री क्लास है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, चित्रों सहित अपन उनको समझेंगे। 4 प्रमुख नियमों की यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। कितने? 4 प्रमुख नियमों की बात करेंगे, ठीक है। अब इन 4 नियमों को समझने से पहले जो कल की जो क्लास थी, उस कल की क्लास में मैंने दर्पण से संबंधित प्रमुख 7 शब्दों के बारे में आपको समझाया था, ठीक है। और आपने वहां पे नोट्स भी देखे थे। तो एक बार उन 7 शब्दों को जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि अपने को गोलीय दर्पण से परावर्तन के जो ये नियम है, ये नियम अपने को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन दोनों दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बना लेते हैं। और फिर उन 7 शब्दों को है ना समझते हैं एक बार फिर से। और फिर दर्पण से परावर्तन के जो नियम है उनको अपन देखते हैं ना। गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम अपने को देखना है, ठीक है। तो इधर मैं अवतल दर्पण बना देता हूं। ये हो गया अपने अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसको बोलते हैं? वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसकी अंदर की ओर वक्रित सतह परावर्तन का कार्य करती हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं, है ना। और दर्पण किसको बोलते हैं? गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं? खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसकी एक सतह परावर्तन का कार्य करते हो। या तो अंदर वाली सतह परावर्तन का कार्य करेगी या फिर बाहर वाली सतह परावर्तन का कार्य करेगी। यदि अंदर वाली सतह परावर्तन का कार्य करेगी तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण, है ना। तब बाहर वाली सतह के ऊपर क्या होगा? परावर्तक पदार्थ की क्या होगी? पॉलिश की हुई होगी। क्या होगी? पॉलिश की हुई होगी, ठीक है। अब उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में जो बाहर की ओर जो वक्रित सतह है वो किसका कार्य करती है? परावर्तन का कार्य करती है, ठीक है। तो इसमें अंदर की सतह पर क्या होती है? परावर्तक पदार्थ की क्या कर दी जाती है? पॉलिश। ये जो डैश डैश लाइन है वो पॉलिश को दर्शाती है, ठीक है। तो ये इधर वाली जो उभरी हुई सतह है वो उत्तल दर्पण में परावर्तन का कार्य करेगी और अवतल दर्पण में उभरी हुई सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर रखी है, तो अंदर की ओर जो धसी हुई सतह है वो परावर्तन का कार्य करेगी। आगे बात समझ। अब अपन शब्दों को देखते हैं। ये तो थी इनकी परिभाषा है, ठीक है। पिछली क्लासों में सारी चीजें बता चुका हूं। शब्दों की अगर अपन बात करें तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, मान लिया कि ये परावर्तक पृष्ठ है यहां से लेकर यहां तक की, तो इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये P है, वो दर्पण का क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। आगे बात समझ में। इसमें क्या हो जाएगा? ये अपने परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का ये मध्य बिंदु मान लो यहां पर है, तो ये क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। और इसको किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। होगी पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा द्वारक। दूसरी परिभाषा द्वारक। हालांकि ये सारी चीजें मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूं और वहां पे आपने स्क्रीनशॉट भी ले रखे हैं सारे नोट्स के, है ना। वेल अप टू डेट नोट्स है, वहां पे डिजिटल जो नोट्स है वो आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो, परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है, गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? द्वारक कहते हैं। जैसे मान लिया कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर
यहाँ तक का जो ये व्यास है इसको अपन क्या कहेंगे, द्वारक, और इसको m और n से दर्शाते हैं। क्या दर्शाता है, किससे दर्शाता है, m और n से दर्शाता है। ऐसे इसमें भी इधर ये हो जाएगा m और n, तो m और n क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। किसको बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ का व्यास। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं उसको, द्वारक। तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का द्वारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला 2 वर्ड हो गए। तीसरे वर्ड की बात करें, गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है वो उस गोले का जो केंद्र होता है उसको अपन बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। कल मैंने आपको बताया था गोलीय दर्पण किसका कटा हुआ भाग माना जाता है, गोले का, खोखले गोले का। गोलीय दर्पण को खोखले गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं। तो इसमें गोला किधर बनेगा, इधर आगे बढ़ाएंगे तो इधर गोला बन जाएगा। तो गोले का कोई ना कोई तो केंद्र बिंदु होगा ही होगा। ऐसे ही इसमें हो जाएगा, गोले को इधर बढ़ाएंगे, इसको आगे इधर बढ़ाएंगे तो इधर क्या बनेगा, गोला। तो गोले का केंद्र बिंदु कहाँ आएगा, ये लगभग यहाँ आएगा। तो यहाँ पर इसका क्या प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं उस गोले का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, इधर इसमें ये हो जाएगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं। आगे बात सुन, 3 परिभाषा होगी। वक्रता केंद्र और अपने इसको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है ध्रुव को, है ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं उसको, उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ये हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इसी प्रकार इसमें भी ध्रुव P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। तो इसमें ये हो गई मुख्य अक्ष। आगे बात समझ में, ओके। अब अपन देखें गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। 4 शब्द हो गए, 5वां शब्द है वक्रता त्रिज्या। P और C के बीच में अर्थात ध्रुव और इसके वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इसको अपन R से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, R से। इसमें वक्रता त्रिज्या किधर हो जाएगी, P और C के बीच में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। इसमें ये यहां से हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक। किससे दर्शाएंगे, कैपिटल R से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, कैपिटल R से दर्शाएंगे। आगे बात समझ में। अब है मुख्य फोकस। 5 वर्ड हो गए। छठा शब्द है मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, है ना, वो अवतल दर्पण में इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, ऐसे एक और प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के नीचे भी ले लेते हैं अपन। इस प्रकार से मान लिया ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो ये परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से निकल जाएगी, इस प्रकार से निकल गई। दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें कहां पे मिलती है, यहां पे मिलती है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में जिस बिंदु पर मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस बोलते हैं। इसको F से दर्शाता है। किससे दर्शाता है, F से दर्शाता है। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को अपन स्मॉल f से दर्शाते हैं। फोकस दूरी को किससे दर्शाता है अपन, स्मॉल f से दर्शाता है। यहाँ पे F और P के बीच की दूरी है, फोकस दूरी हो जाएगी, इसको अपन F से दर्शाता है। सेम ऐसा ही इधर इसमें रहेगा। जैसे मान लिया कि इसके समांतर आपतित प्रकाश की किरणें ये, ठीक है, एक नीचे ले लेते हैं तो इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। ये नीचे से यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से दर्पण पर आपतित होगी तो ये इस प्रकार से परावर्तित होकर निकल जाएगी। अब इसमें उत्तल दर्पण में परावर्तित प्रकाश की किरणें कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं परावर्तन के पश्चात, जबकि वो दूर दूर फैल जाती है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलता है, अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण कहता है किसको, उत्तल दर्पण को। क्यों, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात फैल जाती है,
इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। जबकि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल जाती है, जिसको फोकस कहते हैं। तो ये एक बिंदु पर मिलने के कारण इसको अभिसारी दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलता है? अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण बोलता है? पर अभिसारी दर्पण। ये भी ध्यान रखना है। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को पास पास में लाता है, अभिसारित कर देता है। पास पास में लाने को क्या बोलते हैं? अभिसारित करना। तो ये पास पास में ला देता है, अभिसारित कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहता है इसको? इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। आगे बात सुन, तो ये भी इनके दो और नाम है। अब फोकस इसमें कहाँ रहेगा? इसमें कहीं पे प्रकाश की किरण मिलेगी नहीं, लेकिन ये किरणें पीछे से एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, पीछे एक बिंदु से ये आती हुई प्रतीत होती है। वो क्या कहलाएगा? दर्पण का फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। और इसको एफ से दर्शाएंगे। और एफ और पी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी एफ कहलाएगी। और कल मैंने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या पी और सी के बीच की दूरी जितनी होती है उतनी उसकी आधी होती है पी और एफ के बीच में। यहां से लेकर यहां तक की दूरी मान लो 2 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? कितनी होगी? 1 मीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी आर है ना, वक्रता त्रिज्या मान लो कि 2 मीटर है, तो फोकस दूरी एफ कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। ये इसकी आधी होती है। यहां से यहां तक की दूरी का यहां से यहां तक आधा होता है। तो जब भी आप दर्पण बनाओ कॉपी के अंदर, तो ध्यान रखना, ये मान लिया यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर रखा है, तो यहां से लेकर यहां तक आपको आधा मीटर मतलब सेंटीमीटर तो कॉपी इतनी मीटर में तो होती नहीं है कॉपी। यहां से लेकर यहां तक मान लो 3 सेंटीमीटर रखते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक 1.5 सेंटीमीटर लेना है, तब जाके ये डायग्राम आपसे सही और सटीक बनेंगे। अदरवाइज डायग्राम आपसे सही सटीक बैठेंगे नहीं। कहने का मतलब यहां से यहां तक की दूरी मान लो कि आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर लो, या यहां से यहां तक की दूरी मतलब आर का मान कितना ले रहे हो आप? 4 ले रहे हो, तो स्मॉल एफ का मान है ना, फोकस दूरी का मान कितना लेना? 2 लेना। ठीक है, तो नाप के सही बनाना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। यदि सी यहाँ है और एफ सही बीचों बीच नहीं रहा, इसके और इसके बीचों बीच एफ नहीं रहा, तो फिर डायग्राम गलत बनेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और कल हमने पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था कल हमने पढ़ा था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है आर, वो फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। ठीक है, ये तथ्य कल बताया भी था। फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, एफ का मान 2 है, तो इंटू 2, तो आर का मान कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 बराबर 4 हो जाएगा, दुगुनी होती है। इसलिए मतलब यहां से यहां तक 2 है, तो यहां से यहां तक 1 होगी, यहां से यहां तक 1.5 है, 3 है, तो यहां से यहां तक की 1.5 हो जाएगी। तो ये पूरा ध्यान रखना है। ये थे 7 प्रमुख शब्द जो कल भी देखे थे, और एक बार मैंने और अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है। अभिसारी दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलता है? अभिसारी, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता, पास में लाता है। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को फैला देता है। फैलाने को बोलते हैं अपसारित करना। क्या करना? अपसारित करना। इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण भी इसको बोला जाता है। आगे भाषण। अब दर्पण से परावर्तन के 4 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, तो उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पहला नियम कौन कौन सा है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा फिक्स अपने को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। 4 वैसे नियम और भी होते हैं, 4 प्रमुख नियमों की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखो पहले नियम की अपन चर्चा करते हैं कि पहला नियम क्या है। ठीक है, पहला नियम क्या है, तो पहले नियम को देखो अपन, जैसे अपने को इसके लिए 2 दर्पण बनाने पड़ेंगे फिर से, तो एक अवतल दर्पण बना लेते हैं और एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये मान लिया कि इस प्रकार से अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये परावर्तक पदार्थ की पॉलिश। ठीक है, यह हो जाएगा इसका MN द्वारक। MN क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास है द्वारक, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु है वो ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं उसका जो केंद्र होता है उसको अपन बोलते हैं वक्रता केंद्र C, और ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष।
तो ये हो गया अपने मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। और यहाँ पे हो गया इसका फोकस, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फोकस। पहले से ही बना के चलते हैं अपन, क्योंकि अब अपने को नियम देखना है। तो यह हो गया फोकस। ऐसे अपन इधर उत्तल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ उत्तल दर्पण बना लेते हैं अपन, ठीक है। ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में अंदर की ओर परावर्तक पदार्थ की क्या होती है, पॉलिश होती है। तो बाहर वाली सतह किसका कार्य करती है, परावर्तन का कार्य करती है, ठीक है। दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या बोलता है, ध्रुव बोलता है P। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या बोलता है, द्वारक Mn, ठीक है। गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं उसका जो केंद्र होता है वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र C, ठीक है। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये हो गई मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। अब अपन और बीच में ये हो गया अपने फोकस F। अब अपन बात करते हैं इसके पहले नियम की बात करते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि यदि मान लो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, समांतर आपतित प्रकाश किरणें है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समांतर आपतित प्रकाश किरणें, ठीक है। यदि मान लिया मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें हैं तो अवतल दर्पण से उनका परावर्तन कैसे होगा और उत्तल दर्पण से उनका परावर्तन है वो किस प्रकार से होगा। आगे बात समझ में, चलो देखते हैं। अब एक प्रकाश किरण अपन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित प्रकाश किरण है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण है। अब ये मत कहना कि सर इसमें तो इधर से आपतित करवा रहे हो जहां C और F है, और इसमें इधर से क्यों करवा रहे हो। अरे परावर्तक पृष्ठ के सामने आएगी ना। अपन समतल दर्पण की बात करें तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, जिधर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश है उसके विपरीत साइड में, क्योंकि उसकी विपरीत साइड किसका काम करेगी, परावर्तन का कार्य करेगी। तो उत्तल दर्पण में अंदर वाली सतह पर तो परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर रखी है, तो इधर प्रकाश की किरण आएगी तो प्रतिबिंब थोड़ी बनेगा। इधर तो परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर रखी तो इधर से आएगी प्रकाश की किरणें। अभी बात में यह ध्यान रखना है, इसमें डायग्रामों में यही चीज कंफ्यूज करती है। जिधर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश है उसके विपरीत साइड से प्रकाश की किरणें आपको आपतित करवानी है, क्योंकि उधर से प्रतिबिंब थोड़ी बनेगा, उधर तो पदार्थ पॉलिश कर रखी है परावर्तक पदार्थ की, ठीक है। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, और यह है उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण। अब परावर्तन कैसे होगा, देखो इसमें परावर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजर जाएगी। कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, यही रूल है। अवतल दर्पण में अलग से देखें तो कैसा क्या नियम बन जाएगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। कहां से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, अपसारित हो जाएगी, फैल जाएगी, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को पास पास में नहीं लाता बल्कि फैलाने का काम करता है। तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से फैल जाएगी, इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। लेकिन ये पीछे से एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसको अपन बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फोकस। तो ये प्रकाश की किरण, यदि कोई मान लिया व्यक्ति यहां से देख रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहां से मान लिया कि देख रहा है, तो इसको ये प्रकाश की किरणें वो यहां से आती हुई दिखाई देगी, फोकस से आती हुई दिखाई देगी। आगे बात सुन। तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से, मुख्य फोकस से या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों को कंबाइंड रूप में इसको अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो कंबाइंड रूप में मैंने लिख रखा है, ये डायग्राम यहां से समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन बता रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है आपके, गोलीय दर्पण से परावर्तन के प्रमुख नियम निम्न है। पहला नियम क्या लिख रखा है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है। किसमें, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, किसमें, उत्तल दर्पण में, ठीक है। देखो इसको, तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष से गुजर जाएगी
और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस है ये प्रकाश की किरण, यहाँ से व्यक्ति देखेगा तो इसको फोकस से आते हुए प्रतीत होगी। यही पहला नियम है। आगे बात समझ में, या एक नियम है ये, पहला नियम तो नहीं कह सकते, कोई सा भी पहला हो सकता है, कोई सा भी, इसमें कोई क्रम नहीं है, ठीक है। तो एक नियम तो ये हो गया। अगले नियम की बात करते हैं। अगले नियम के लिए अपन फिर से दूसरा नियम देखते हैं। तो इसके लिए फिर से अपन अवतल और उत्तल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। अब तो आपको बनाना आ गया होगा, ठीक है। एक बार अब मैं जल्दी से बना देता हूं, ठीक है। ये हो गया अपने अवतल दर्पण, ये हो गई परावर्तक पदार्थ की पॉलिश, ठीक है। ज्यादा है तो इसको मिटा दो, ठीक है। अब ये लेवल में हो गया। अब इनके नामांकन कर दो। ये हो गया अपने द्वारक Mn, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा ध्रुव, हो गया अपने वक्रता के अंदर C, और यहाँ पे हो गया F, ठीक है। इन तीनों को साथ सीध में रखना। अब यहाँ से जो काल्पनिक रेखा गुजरती है उसको अपन क्या बोल देंगे, मुख्य अक्ष बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मुख्य अक्ष। तो ये हो गया अपने मुख्य अक्ष। स्केल और पेंसिल का उपयोग करते हुए सही डायग्राम बनाना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बोर्ड पर मार्कर है वो फिसल रहा है, इसलिए थोड़ी रेखाएं वगैरह ठीक से नहीं बन रही है, पर आपको सही सटीक बनाना है। आगे बात समझ में। ऐसे ही अपन उत्तल दर्पण बना लेते हैं। चलो इधर उत्तल दर्पण बना लेते हैं। बोर्ड थोड़ा स्मूथ ज्यादा है, स्मूथ होने की वजह से ये शाई भी फिसल रही है और मार्कर भी फिसल रहा है, इसलिए आपको कॉपी में सही बनाना है डायग्राम, ठीक है। ये हो गया M और N, ये हो गया P, और यहाँ पे ये हो गया C वक्रता के अंदर, और यहाँ पे मान लो ये हो गया F फोकस, ठीक है। और इन ये हो गया अपने मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये हो गया अपने मुख्य अक्ष, ठीक है। अब अपन देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम जो है वो पहले नियम का जस्ट अपोजिट है। दूसरा नियम क्या है, पहले नियम का क्या है, जस्ट अपोजिट। पहले वाले नियम में हमने क्या पढ़ा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से गुजर जाएगी। अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में देखा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब इसमें इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसमें फोकस से आपतित प्रकाश किरण, कहां से, फोकस से आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। देखो ये मान लिया कि एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से फोकस से आपतित हो रही है। कहां से, फोकस से होती हुई इस दर्पण पर आ रही है, मतलब आपतित है, तो इसका परावर्तन कैसा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से निकल जाएगी। इधर से आई, इधर निकल गई। पहले वाले नियम में क्या था, इधर से आई, इधर निकल गई, बस तीर का निशान चेंज हुआ था। पहले वाले नियम में मुख्य अक्ष के समांतर आई थी और फोकस से गुजर गई। अब जस्ट इसका उल्टा है, फोकस से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। डायग्राम में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल तीर के निशान उल्टे कर दो तो पहला नियम दूसरा बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या था, इसमें पहला नियम क्या था, पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही थी। यह था नियम। अब मैं देखो पहले नियम को उल्टा कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, तीर का निशान उल्टा लगा दिया। प्रकाश की किरण किसकी तरफ जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है। डैश डैश लगाने का मतलब क्या हुआ, डैश डैश लगाने का मतलब है वास्तव में नहीं जा रही, क्योंकि बीच में क्या आ गया, बीच में दर्पण आ गया, तो इसका यहीं से क्या हो गया, परावर्तन हो गया। ये इधर आ गई, यहीं से क्या हो गया, परावर्तन। तो यदि ये बीच में दर्पण नहीं आता तो ये किधर जाती, इधर फोकस की तरफ ही जाती। इसलिए कहते हैं फोकस की तरफ आपतित प्रकाश किरण, किसकी तरफ, फोकस की तरफ। ये फोकस की तरफ जा रही है ना। यदि यहाँ पे ये दर्पण नहीं आता तो ये इधर ही आती, तो इसका रास्ता क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। इसलिए हमने इसको डैश डैश बनाया, मतलब ये वास्तविक पथ नहीं है। ऐसा होता, यदि ये बीच में दर्पण नहीं आता तो ऐसा होता कि ये इधर जाती, क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, पर बीच में दर्पण आ गया तो यहीं से इसका परावर्तन हो गया और ये यहाँ से मुड़ गई। तो दूसरा नियम उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में हो जाएगा फोकस की तरफ आपतित प्रकाश की किरण
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। तो पहला और दूसरा एक दूसरे के क्या अपोजिट है, तो इसका आप नियम और दोनों डायग्राम देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो क्या लिख रखा दूसरा नियम, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में है ना, ये बात अवतल दर्पण के लिए, अथवा फिर मुख्य फोकस की और आपतित प्रकाश किरणें किसमें, उत्तल दर्पण में, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे चेंजिंग है, फोकस से आपतित प्रकाश किरण, फोकस की तरफ आपतित प्रकाश किरण, परावर्तन के पश्चात इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है और इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। तो बाद वाली लाइन क्या रहेगी, दोनों में सेम रहेगी, पहले वाली लाइन क्या हो जाएगी, चेंज, है ना। फोकस से आपतित प्रकाश किरण, फोकस की तरफ आपतित प्रकाश किरण, यहाँ पे ये चेंजिंग है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, दोनों में सेम है। अगला नियम देखते हैं तीसरा। तीसरे नियम के लिए फिर से अपन अवतल और उत्तल दर्पण बना लेते हैं, फिर से वो के वही सेम टू सेम। ठीक है, बनाते हैं, चलो। ये हो गया अपने अवतल दर्पण। ठीक है, फटाफट देख लो। अब देखो तीसरा जो नियम है वो दोनों में सेम रहेगा, कोई भाषा भी चेंज नहीं होगी, सब में दोनों में सेम रहेगा, अवतल और उत्तल में। देखो क्या है तीसरा नियम, तीसरा नियम कहता है कि यदि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है ना, अवतल में भी ये ध्रुव है, अवतल में इधर से सामने से आएगी और उत्तल में इधर सामने से आएगी, ध्रुव के ऊपर कोई प्रकाश की किरण आपतित है, ठीक है, ये आने वाली प्रकाश आपतित किरण। अब परावर्तन के पश्चात उसका क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर अभिलंब का काम कौन कर रहा है, ये आपतित प्रकाश की किरण। तो अभिलंब या मुख्य अक्ष और इस आपतित प्रकाश की किरण के बीच में कितना एंगल बन रहा है, जितना एंगल या जितना कोण यहां पर बनता है, जितना कोण है आपतित प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के साथ में बनाती है, उसी कोण के साथ में ये यहां से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, सेम कोण रहेगा। क्या रहेगा, सेम कोण, मतलब यहां पर ये एंगल। और अपन ने पहले वाली क्लास में, सबसे पहली क्लास में हमने देखा था कि आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब, यहां पे जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब का काम करेगा। किसका काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। तो मुख्य अक्ष किसका कार्य कर रहा है, अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित प्रकाश की किरण के बीच में बनने वाला कोण क्या होता है, कोण आई, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच में बनने वाला कोण क्या होता है, परावर्तन कोण। और कोण आई बराबर क्या होता है हमेशा, कोण आर। तो ये यहाँ पे लागू होगा, आगे बात समझ में। और यहीं पे भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो कोण है ये आपस में क्या होगा, बराबर। तो ये हो जाएगा कोण आई और ये हो जाएगा कोण आर। तो यहाँ पर भी कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। नियम क्या है एक बार देख लो। नियम है, गोलीय दर्पण के ध्रुव P पर आपतित प्रकाश किरण उसी कोण के साथ परावर्तित हो जाती है जितना कोण आपतित प्रकाश किरण एवं मुख्य अक्ष के मध्य बनता है। आगे बात समझ में। तो ये है अपने तीसरा नियम। अब अपन देखें चौथा नियम कौन सा है, तो चौथा नियम को अपन देख लेते हैं। नियम नंबर 4। तो चौथा नियम क्या, देखो फिर से दर्पण बना लेते हैं अपन। इसमें अवतल दर्पण में अपन देखते हैं कि क्या है। तो अवतल दर्पण में ये नियम क्या है कि यदि मान लिया कि वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है ना, मान लिया कि ये वक्रता केंद्र C है। अब इस वक्रता केंद्र से होते हुए कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये आपतित प्रकाश किरण है, तो ये वापस पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। मतलब 180 डिग्री पर इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। अवतल दर्पण में तो ये है ना, मतलब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये पुनः उसी पथ पर उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में C और F इधर रह गए, है ना। तो और प्रकाश किधर से आएगा, इधर से आएगा। तो वक्रता केंद्र की तरफ, किसकी तरफ, वक्रता केंद्र की तरफ आपतित प्रकाश किरण, ये प्रकाश की किरण कहां जा रही, वक्रता केंद्र की तरफ जा रही, ठीक है। लेकिन किसकी तरफ, वक्रता केंद्र की तरफ जा रही, बीच में दर्पण आ गया तो अब इधर जाएगी नहीं, पर आभासी रास्ता बनाना है ना। यदि जाती तो इस प्रकार का रास्ता होता, इसलिए अपन डैश डैश बना देते हैं,
डैश डैश का मतलब है कि ये वास्तव में नहीं जा रही, इधर से जा रही थी, बीच में दर्पण आ गया, यहीं से इसका वापस उसी रास्ते में क्या हो गया, परावर्तन हो गया। लेकिन वास्तव में इधर से अपन देखें, है ना, यहां से अगर अपन इसको देखा जाए, ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो ये प्रकाश की किरण जो है वो किसकी तरफ जाती हुई प्रतीत होती है अपने को ये वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। लेकिन पहले इसका क्या हो गया, अपवर्तन, सॉरी परावर्तन हो गया। क्या हो गया, परावर्तन। तो उत्तल दर्पण में फोकस की तरफ आपतित प्रकाश की किरण पुनः उसी पथ पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो ये दोनों में अलग अलग प्रकाश हो गए। कंबाइंड रूप से दोनों की परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। क्या है, चौथा नियम है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C से आपतित प्रकाश किरण अवतल दर्पण में अथवा वक्रता केंद्र की तरफ आपतित प्रकाश किरण किस में, उत्तल दर्पण में, पुनः उसी पथ पर परावर्तित हो जाएगी। आगे बात सुन। और ये है आपके लिए डायग्राम, तो इन चीजों को देख लेना। तो ये 4 हमने गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम पढ़े हैं। आगे बात समझ में। अब ये परावर्तन के नियम यदि अपने को आ जाएंगे फैक्ट, तो ही अपन प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। तो आगे की जो अगली जो कल वाली क्लास रहेगी उसमें अपन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण सीखेंगे। क्या सीखेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण सीखेंगे। तो प्रतिबिंब निर्माण जब तक ये चारों नियम नहीं आएंगे समझ में, तब तक प्रतिबिंब निर्माण आपसे नहीं होगा। तो इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आगे बात सुनो। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।